हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो है आप लोगों का 12th का सोशियोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं समाजशास्त्र। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोगों को एग्जाम में 110% देखने को यह क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग सेशन से पूरा जुड़े रहिए। यदि आप लोगों ने जी बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं किया है तो अभी से ही जुड़ जाइए, क्योंकि अब की बार 95 पार्ट। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर 2 है आज। ठीक है, उसका पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट नेम है क्या है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है। निम्न में से कौन जाति नहीं है, तो शूद्र जो है जाति नहीं है। ठीक है, शूद्र क्या है, जाति नहीं है। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, यादव, ये सब जाति है, लेकिन शूद्र जाति नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछा हुआ है 2021 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहे और पूर्ण रूप से इसका फायदा लें। ठीक है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है। अब पहला था जाति और दूसरा हो गया अब हमारा जनजाति हो गया। ठीक है, तो जनजाति कहने का मतलब है कि संथाल ये एक जनजाति है, मुंडा ये एक जनजाति है, नागा ये एक जनजाति है। नागा जो नागालैंड में पाया जाता है, मुंडा जो असम में पाया जाता है, और संथाल जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन रविदास एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए एक जनजाति नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो थॉम्पसन। ठीक है, थॉम्पसन एवं रोबस्टीन। ठीक है, थॉम्पसन एवं रोबस्टीन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है। नागरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है, तो जान लीजिए, जनसंख्या हो गया। नागरीकरण को मापन हेतु बहुत जरूरी है। जनसंख्या का घनत्व भी जरूरी है। जनसंख्या का घनत्व मतलब 1 किलोमीटर प्रति व्यक्ति कितना है। ठीक है, जनसंख्या मतलब समझ में करते हैं आदमी की संख्या, और आधुनिक मूल्य कीमत क्या है। ठीक है, इनमें से सभी हमारे जरूरतमंद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, तो जान लीजिए कि मुस्लिम हमारे भारत में लगभग हिंदू के आसपास में बराबर है। ठीक है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, लेकिन जैन जो है ना अल्पसंख्यक में। ठीक है, जैन क्या है, अल्पसंख्यक में है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी बिल्कुल एकदम अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर सॉरी। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जी, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब की बात 95 पार। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग जुड़ जाइए पूरा सेशन से। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म का जिम्मेदार है। ठीक है, उच्च जन्म का जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि जन्म का जिम्मेदार है, तो शिक्षा का अभाव यानी कम शिक्षा में। ठीक है, बाल विवाह का अभाव। ठीक है, बाल विवाह जो कम उम्र में कर दी जाती है, गर्म जलवायु, इस सब का वजह है हमारा उच्च जनसंख्या। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की वर्तमान आबादी कितनी है, तो देखिए भैया सब देखिए यहाँ भारत की वर्तमान आबादी कितनी है, तो जानते हैं ना 1 अरब के ऊपर है, 1 अरब के ऊपर है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वर्तमान जो है आबादी कितना है, तो 1 अरब के ऊपर है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि निम्न में से भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। निम्न में से भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये तो जानबे करते हैं कि अति पिछड़ा राज्य में आ रहा है अभी फिलहाल कौन, तब बिहार आ रहा है। ठीक है, बिहार आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को 3 साल पूछ चुका है, 2011, 2015 और 2016। ठीक है, तो देखिए जनाधिक्य का मूल कारक क्या है, तो जनाधिक्य का मूल कारक हमारा हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो 2000 ईस्वी में, याद रखना है 2000 ईस्वी में घोषित की गई थी। ठीक है, चलिए
एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, देख लेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। एग्जाम हॉल क्या चीज़ है, आप कहीं भी किसी भी हॉल में पूर्ण रूप से तैयारी करके जाइए, एकदम टनाटन मार के आइएगा। आपकी बार 95 पार। देखिए भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? भारत में प्रथम बार जनगणना जो हुआ था ना 1872 ईस्वी में हुआ था। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जी। गर्दा गर्दा उड़ा देंगे तो एक भी क्वेश्चन बच जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ना ना जी ना, गर्दा गर्दा ले लेंगे। देखिए कह रहा है कि अल्पसंख्यक एक है, बिल्कुल एकदम पूरा तैयारी चलेगा आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। कमेंट करके बताते रहिए आप लोगों को कौन सा चैप्टर का कैसा क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा चाहिए, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा आप लोगों को। देखिए अल्पसंख्यक एक है तो 12 नंबर देखिए, अल्पसंख्यक एक है तो देखिए अल्पसंख्यक जो होता है ना राजनीतिक संकल्पना होता है। क्या होता है? राजनीतिक संकल्पना होता है, ठीक है। क्या है कि देखिए गणितीय संकल्पना यानी कि पढ़ने वाले लिखने वाले व्यक्ति बहुत हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक संकल्पना उसमें भी अधिक हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक में कम होता है। समाजशास्त्रीय संकल्पना में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि समाज में एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी से समाज नहीं बनता है, पूरे गाँव टोला और पंचायत मिलकर समाज बनाता है ना। तो समाजशास्त्रीय संकल्पना आ गया, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है कि लैंगिक विषमता का संबंध है। लैंगिक विषमता का संबंध है तो किससे होता है जानते हैं? सामाजिक मूल्य से, आर्थिकी से, राजनीतिक मूल्य से, इनमें से सभी से हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? तो कह रहा है कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो जानते हैं कि ना, अमर्त्य सेन जी, ठीक है। अमर्त्य सेन जी लैंगिक असमानता के 7 के उल्लेख किए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? कौन अंतर का आधार है? तो देख लीजिए अंतर का आधार हो जाएगा जनसंख्यात्मक आधार, समुदाय का आधार, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति, ये सभी जो हो गया नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में अंतर का आधार है, अंतर बन जाता है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, तब पूरा क्वेश्चन के गर्दा उड़ा देंगे। आप लोग जुड़े रहिए ना खाली। देखिए टीके उम्मन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है? कितने आयामों को रेखांकित किया है? तो 2 आयामों को रेखांकित किया है, ठीक है, टीके उम्मन। उसके बाद देखिए रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? तो जानते हैं कि ना, पितृसत्ता है, ठीक है, पितृसत्ता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है जानते हैं कि ना? तो न जानते तो हम बताते हैं ना, मैकाइवर एवं पेज का है। किसका है? मैकाइवर एवं पेज। तो ऑप्शन बी हो गया ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम मार दीजिए, टनाटन मार दीजिए। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशागत, ठीक है, वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन, यह कथन किसका संगठन है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना, आप लोगों को याद कर लीजिए, बर्गेस जी दिए थे। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा, क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी, बिल्कुल एकदम निचोड़, पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम एग्जाम में देखने को मिलेगा। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आप लोग कह सकते हैं TTI टावर तोड़ इंपोर्टेंट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है? भारतीय समाज का विभाजन जो हुआ है कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है, यह विभाजन ही कहलाता है। तो यह विभाजन क्या कहलाता है जानते हैं कि ना? समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? आर्थिक आधार पर समाज जो है 3 वर्गों में विभक्त है। क्या वर्गों में? 3 वर्गों में, ठीक है, याद रखना है हम लोगों को। कितना वर्गों में? 3 वर्गों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी, बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देना है, दबा दीजिए, कई वाला दबा दीजिए था। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? किस राज्य की जनसंख्या जो है घटी है? तो नागालैंड का जनसंख्या जो है ना घटा है, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, वहां पर उसका राजकीय भाषा इंग्लिश है, केरला और नागालैंड का, ठीक है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो बिहार है, समझे ना। कम क्षेत्र में ज़्यादा व्यक्ति है, ठीक है, कम क्षेत्र में ज़्यादा व्यक्ति है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिला वाला राज्य। देखिए महिला का बात करें, अगर राज्यों में बात करें सबसे अधिक अब महिला शिक्षा तो केरल हो गया। कौन हो गया? केरल हो गया, 93%, समझे, 93% जो है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तब बिहार है। इतना बात आप जानवे करते हैं ना, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार हो गया, ठीक है। चल लीजिए कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? भारत की जो जनसंख्या है ना विश्व की जनसंख्या के अपेक्षा कुल कितना प्रतिशत है? तो जानते हैं कि ना 17.5% है। कितना? 17.5% है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि जनसंख्या की शब्द किस भाषा से लिया गया है? जनसंख्या की शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, किस भाषा से लिया गया है? तो जानते हैं कि ना? नहीं जानते तो हम बताते हैं ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा आप लोग। जी बिल्कुल देखते चलिए। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? जानते हैं कि ना जनसंख्या जो अध्ययन किया जाता है उसको डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ये जो है आप लोगों को सोशल साइंस और साइंस में भी पूछा जाता है, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी में इसका ज़्यादा अध्ययन होता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जननांकिकी यानी कि जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जानते हैं कि ना? तो जान लीजिए, जॉन ग्रांट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन ग्रांट को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है ना वो दूसरा स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल में कहा है तो 7वां स्थान है, ठीक है, दूसरा और 7वां, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है हमें, ठीक है, बिल्कुल एकदम टनाटन याद रखना है। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर लगभग है। देखिए वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितना हो गया था? जानते हैं कि ना? 74% हो गया। साक्षरता कितना हो गया? 74% हो गया था। अब की मतलब जनसंख्या अभी जारी है, होगा तब जो है इसका कंठस्थ जानकारी मिलेगा। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर जनगणना के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनगणना निधि घोषित की गई? भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनगणना नीति घोषित की गई? जानते हैं कि ना? 1976 में। कहिए 1976 में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गर्दा उड़ा देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके बाद 95 पार ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो एडम स्मिथ का है, ठीक है। किसका है? एडम स्मिथ का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए याद रखना है, हम लोगों को याद रखना है ये सब क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिक्षेप्य को जननांकीय परागमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो ऐतिहासिक प्रेक्ष्य को, ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो किसे? जानते हैं कि ना? देखिए जनसंख्या के आधार में परिवर्तन, जनसंख्या के बनावट और जनसंख्या का वितरण, इनमें से सभी को, ठीक है, इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जी बिल्कुल प्यारे भाइयों, एक सब्सक्राइब इस गरीब पर दुआ कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए बस। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। जी बिल्कुल एकदम जान लीजिए, धार्मिक एवं समय भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव, अज्ञानता एवं अशिक्षा, उपर्युक्त में दोनों, ठीक है, उपर्युक्त में दोनों। हमारा सटीक आंसर हो गया उपर्युक्त में दोनों, ठीक है। धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यता का प्रभाव, अज्ञानता यानी कि जानवे करते हैं, धार्मिक मतलब समझवे करते हैं, भाग्यवादी मतलब अभी जो धर्म बाई धर्म जो ये चल रहा है तो जनसंख्या बढ़ाओ तो बढ़ा दिया। अज्ञानता एवं अशिक्षा, अब भाई ज्ञान है ये ना है कि हम अपना बाल बच्चा कितना रखें जिसको पोषण हम अच्छा से कर सके, अच्छा पढ़ाई, अच्छा शिक्षा स्तर दे सके। अब बस टनाटन अपना जो है
ये जो हुआ है भगवान का दुआ है, अल्लाह का दुआ है, इसी होते चला जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ना हम लोगों को करना है। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम। हाँ चलिए, किसी को नहीं करना है ये सब, हम दो हमारे दो। निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है। तो देखिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये मान्यता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होती है, ये भी सही है। और उपर्युक्त में स्व भी हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में स्व भी हो जाएगा। जो एकदम देखिए गर्दा उड़ा दे, किसने कहा? मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। बहुत बढ़िया। किसने कहा कि मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है? तो माल्थस ने कहा था। कौन कहा था? माल्थस ने कहा था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना है? 1000 पुरुष पर प्रति स्त्रियों की संख्या कितना है? तो 933 को, जानते हैं ना, 77 को घट गया, सॉरी 67 को घट गया है। ठीक है, देखिए, तो स्त्रियों की संख्या कम हो गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सी परिस्थिति जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी जानते हैं कि ना? शैक्षणिक स्तर जो है सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, शैक्षणिक स्तर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो कितने वर्षों? तो 3000 वर्षों। ठीक है, 3000 वर्षों का है। उसके बाद, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल, एकदम देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन सा नहीं है? तो ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है, क्योंकि आवास की समस्या, जनसंख्या ज़्यादा होने से रहने का जो है जगह कम पड़ जाता है। खाद्य समस्या, खाने पीने की समस्या बढ़ जाता है। रोजगार की समस्या, रोजगार यानी कि काम करने का आदमी कैसे काम करेगा, कैसे भोजन के लिए पैसा कमाएगा, इसकी समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। जी बिल्कुल, तो देखिए प्यारे भाई, हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 44, मतलब 44। निम्न देखिए क्या है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? बिहार में बेरोजगारी भत्ता जो है किस आयु समूह को दिया जाता है? तो 21 से 35। ठीक है, 21 से 35। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन जाति जो है अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो जानते हैं ना, केवट जो है अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, नाई भी आता है, नोनिया भी आता है, और लेकिन कुशवाहा जो होता है सो नहीं आता है। ठीक है, कुशवाहा जो होता है सो नहीं आता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो कहने का मतलब है कि वर्ण की बात करें तो आप लोग याद कर लेना कि ब्राह्मण जो है एक वर्ण है। ठीक है, ब्राह्मण एक वर्ण है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्न में कौन अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति नहीं है। तो जानते हैं ना, अनुसूचित जाति के मतलब समझ में करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि अनुसूचित जाति नहीं है, तो बदाई जो है अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, उसके बाद निम्न में कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो कुशवाहा। कौन? कुशवाहा। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय जो है वर्ण है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो जन्म जो है वर्ग की विशेषता नहीं है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन एक जाति है? निम्न में से कौन एक जाति है? तो जानते हैं ना, राजपूत जो है एक जाति है। वैश्य, शूद्र ये एक वर्ण है। ठीक है, ये एक वर्ण है। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को। 50 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है। तो कौन नहीं है? तो कुर्मी जो है अनुसूचित नहीं है, क्योंकि यह फॉरवर्ड है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो जान लीजिए दोस्तों, एकदम जोश और जलवा के साथ आप लोगों ने इस सेशन को कंप्लीट किया है। तो आप लोग एकदम डिफिनिट कर लीजिए कि अगर आप लोग पूरा वीडियो, अगर पूरा सेशन लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक बार याद ना हो, एक बार में याद ना हो तो दोबारा देखिए, लेकिन कंफर्म याद कीजिए। एक बार में कहीं नहीं याद होगा, आप लोगों को निश्चित रूप से याद हो गया होगा। ठीक है,
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एक एक लाइक दबा दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना ही दुआ आप कीजिए हम पर। बस आप लोग बताते रहिए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। जी बिल्कुल, एकदम एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर, लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, बता दीजिए। चलिए देखिए, तो निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो कहने का मतलब वर्ग के कहने का मतलब राजपूत जो है एक वर्ग नहीं है, लेकिन प्रधानाचार्य एक वर्ग है, न्यायाधीश एक वर्ग है, चिकित्सक एक वर्ग है, लेकिन राजपूत एक जाति है। क्या है? जाति है। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? जनजाति नहीं है, तो जानते हैं ना, जनजाति नहीं है। तो चौपाल जो है जनजाति नहीं है। बाकी बात भील, खासी, संथाल ये सब जनजाति है, चौपाल जनजाति नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, इतना ही के साथ आप लोगों से कहेंगे एक बार जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।